नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सूरत हाल जो है वो दुनिया के सामने है और सब देख रहे हैं कि क्या मतलब मजाक बना के रख दिया है। और जुल्म की इंतहा, यानी दुनिया के लोग क्या समझ रहे हैं। और फिर मैं वही कहता हूं कि जो लोग एप्स्टीन फाइल में शामिल हैं उनसे तवक्को क्या की जाए, उनके बारे में बात की जाए, क्या की जाए, ये समझ में नहीं आता है भाई। कैसी बात की जाए, मतलब बड़ा देखिए अजीब और गरीब लगता है। मुमताज भाई, उनके उनको जो है मिर्जा गालिब का शेर पढ़वाइए आप। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। जी। मतलब क्या कहा जाए फिरोज बख्त साहब कि भाई जहां कोई गुंजाइश हो, जहां कोई पर्दादारी हो, हाँ, जहां जहां मतलब यहाँ तो सारे पर्दे उड़ गए, सारे पर्दे। इतना घिनौना चेहरा। हाँ, अब लेकिन ये है कि ठीक है, अभी देखिए ईरान भी है, भिड़ा पड़ा है। जदीद साहब लिखा टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के हवाले से, ईरान ईरानी अधिकारी ब्रिटिश पीएम कार्यालय को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। यदि यूके युद्ध में शामिल होता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। खबर यह है कि वह अपनी छोटी सी पनडुब्बी से वहां घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। यहाँ पे बताया ईरान ने संदिग्ध गुप्त एजेंडों को यूनाइटेड किंगडम भेजने के लिए इंग्लिश चैनल के पार प्रवासी तस्करों मार्गों का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की खबरें बहरहाल जान भी, अब ये कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है कि ईरान तो ऐसा नहीं है कि वो अपना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। वो भी कुछ ना कुछ करेगा और कर रहा है। वो भी जितना लड़ सकता है लड़ रहा है। लेकिन दुनिया को समझ में तो आ गई, कपड़े उतार दिए ईरान ने, इसमें कोई दो राय नहीं। कपड़े उतार दिए गाजा वालों ने, लेबनान वालों ने और यमन वालों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब बिल्कुल बरायना हो गए। इराकशी साहब लिखा, ईरान होर्मुज में यातायात को युद्ध पूर्व स्तर पर वापस लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का निर्धारण करेगा। बहरहाल मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, काफी लेट हो गया, लेकिन फिरोज बख्त साहब कि अब ये कहते ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। धमकी दे रहे हैं, ईरान को मार भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि ईरान को मार नहीं रहे। गाजा में देखिए जो हालत है, लेकिन गाजा के लोग भी मौका पाते ही उनको हुर देते हैं, हमारे यहाँ लोकल जबान में कहा जाता है कि ठोक देते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, लड़ ही रहे हैं। जो खलील अलैया आए हैं नए चीफ बन के, तो उन्होंने भी बहुत कुछ ऐलान कर रखा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मतलब आखिर तमाम दुनिया भर के लोग, अब अभी आप देखिए कि आज जुलानी से मुलाकात हुई है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये जो सीरिया का गोलान हाइट है ये सीरिया का हिस्सा है। अरे भाई सब कुछ है। आप कहते हो, आपकी सुन कौन रहा है अल्लाह के बंदे, आपकी मान कौन रहा है। सारा निजाम दरम बरम है। बस फिरोज साहब मुझे ये थोड़ा थे कि भाई ये क्या ऊंट किस करवट बैठने वाला है, क्या आपको लग रहा है कुछ उम्मीद है, या कि फिर जंग में झुके पड़े रहेंगे। देखिए डॉक्टर मुमताज, अ, जैसे एक फुटबॉल मैच होता है या T20 मैच होता है, फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें, और जब तक अनलेस द लास्ट विसल इज एक्चुअली ब्लोन, कोई कुछ नहीं कह सकता कि इसका क्या नतीजा है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ईरान ने एक फैसला किया है, IRGC ने, कि जो यूके ने अपनी बेस देने का फैसला किया है US को, फेयरफील्ड उसकी बेस है यूके में, तो ईरान ने भी उसको कह दिया है यूके को, अगर ऐसा आपने किया तो हम आपको भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ईरान के पास अब इस किस्म के मिसाइल हैं और उसने सहज करके रखे हुए हैं। फिरोज साहब उसको एक तो बड़ी देखिए। खबर है, मैं जरा दे देता हूं, चूंकि लोग सुनना चाहते होंगे
तजिया हम लोग करेंगे। बड़ी खबर ये है कि ईरान का कहना है कि उसने जंग और जंगबंदी के दौरान 18 अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया है। ईरान के वजीर तेल ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ जंग और जंगबंदी के दौरान 18 बिलियन डॉलर का तेल फरोख्त किया है। मोहसिन यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान के सालाना बजट में तेल की आमदनी की यहाँ पे पेशीन गोई का 60% से ज्यादा फरोख्त हासिल हुआ है। यहाँ पे टैंकर ट्रैफिक को कम, खतरात ने बरामदात को बढ़ाने में मदद की और ईरान के जखीरा शुदा खाम तेल यानी कच्चे तेल और गैस के यहाँ पे कंटेंट ये 100 बिलियन बैरल में से कुछ की फरोख्त को काबिल बनाया। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात ये कही है ईरान ने, और ये उस वक्त चीजें हुई हैं कि जब पाबंदी थी या जंग वहां पे चल रही थी। इसके अलावा एक और जो खबर है उसको मैं बात कर देता हूँ, और फिर मैं फिरोज बख्त साहब आऊंगा, और 10-15 मिनट की ज्यादा डिबेट नहीं है, बातचीत नहीं है। एक और यहाँ पे आया है, ईरान कहना है कि उसने, अच्छा ये है, मैं फिर से जरा यहाँ पे खबर ये आबना है बाबुल मंदब के, ये कहा गया है यानी स्टेट ऑफ बाबुल मंदब के रास्ते समुद्री ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर कमी होने का इम्कान नहीं। 2023 के यहाँ पे अवाखिर में जहाज रानी पर हमलों की हौसी यानी अंसारुल्लाह हौसी मुहिम शुरू हुई और गुज़िश्ता साल खत्म हुई। जनूबी बहरे अहमर और अमराए बाबुल मंदब में ट्रैफिक में 50-60% कमी आई है, और ये वाकई कभी ठीक नहीं हुआ है। यहाँ पे कोर्मिक मैकगैरी एक माहिर जो है मैनेजमेंट फर्म में मेरी टाइम सिक्योरिटी सर्विसेज के डायरेक्टर अल जजीरा को ये पूरी चीजें बताई हैं। तो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। फिरोज बख्त साहब, आखिर में मैं चाहूंगा, मैं एक कमेंट जो है इस पे बाबुल मंदब और अंसारुल्लाह लौती इनके बारे में चाहूंगा अब्दुल वाहिद साहब से, वो इस पे कर दे और फिर दुआ के साथ प्रोग्राम को बैंड अप करें। अब्दुल वाहिद साहब। देखिए, ऐसा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है पहले ही बंद है। उसके अलावा जो है अगर बाबुल मंदब वगैरह बंद होता है तो अराउंड 40% जो है दुनिया का जो है पूरे का पूरा ट्रेड रूट मुतासिर होगा, खास तौर से ऑयल का। अमेरिका की कोशिश ये थी कि ईरान को उलझा करके किसी न किसी तरह से, देखिए क्या है कि पूरी मईशत जो है वो ऑयल पे है, गैस पे है, जो पूरी डिपेंड है मशरिक़ वुस्ता की। ईरान के पास यूरिया वगैरह भी है, कुछ और चीजें भी है, पेट्रोकेमिकल। तो मतलब कुल मिलाकर यही सब हैं चीजें। अब ये है कि अगर ये दोनों अहम जो है राहदारियां बंद हो जाती हैं तो फिर क्या होगा दुनिया की मईशत का। सबसे बड़ी चीज दुनिया की मईशत बाद में आती है। सवाल यह है कि भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि सऊदी अरब क्या अपना तेल वगैरह जमा करके रखेगा? क्या जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, यूएई की हो, बहरीन की हो, कुवैत की हो, इवन ईरान की हो, क्या उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि अपने लिए बनाया है, सिर्फ रखे रहेंगे? भाई आदमी तिजारत करता है ना, दूसरे देशों को बेचता है, उससे आपकी जो है वो एक तरह से जरिए आमदनी आपकी मईशत जो है उस पर मुनहसर करती है। तो उस पर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके। तो आप बताइए कि यूरोप को रशिया वगैरह ने पहले ही बंद किया हुआ है, उसको जो है उधर तुर्किया जो है उसने वसूली कर रखी है शुरू। आपको मालूम होगा अभी पिछले हफ्ते यूक्रेन का जो है एक शिप जा रहा था, उसको टारगेट किया रशिया ने। हमारे भारत के 4 या 5 जो है सेलर्स उसके दौरान हलाक हुए। तो कुल मिलाकर यह है कि सूरत हाल क्या है दुनिया की। तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने अपने जो है दादागिरी दिखाने के लिए पूरी दुनिया को, एक तरह से पूरी दुनिया की मईशत को एक वोलेटाइल जो है सिचुएशन में ढकेल दिया है। क्या दुनिया बर्दाश्त करेगी इसको, या चुपचाप सुनती रहेगी कि जी आप हमारे मालिक हैं, कुछ भी कीजिए हम तो आपके साथ हैं, या फिर गर्दन झुकाए जो है हाथ बांधे खड़े रहेंगे? सवाल ये है, बड़े बड़े मुल्क जिनके बड़े बड़े फोरम्स हैं उनका जो है इस पे रवैया क्या होता है। तो ये जो है देखने वाली चीज होगी। ब्रिक्स के भी और उसके भी, और G20 का मेंबर है सऊदी अरब, भारत भी है उसका। तो अब ये बहुत सारी चीजें देखनी होगी कि जो बड़े बड़े फोरम्स हैं इनका रोल क्या होगा इसके अंदर। दूसरे यह है कि ईरान जो कि FCO का भी मेंबर है,
और ब्रिक्स का भी मेंबर है, उसके अलावा चाइना है, रशिया है। अभी जो है सितंबर के अंदर भारत के अंदर सरबराह इजलास होने वाला है। तो उस सरबराह इजलास के दौरान क्या-क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। इस वक़्त अमेरिका का जो पूरे का पूरा कंसंट्रेशन है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जिस तरह से विलेन बन गया है, वो चाहता ये है कि भई जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को समेटें। लेकिन ऐसे नहीं समेटना है जैसे कि दुनिया को ये लगे अमेरिका हार गया। अमेरिका चीज़ों को समेटना चाहेगा, लेकिन दुनिया को ये लगे कि सामने वाला फरीक हार गया है। उसने जो है बिल्कुल फरियाद की है, साहब अब मैं तैयार हूँ आपसे बातचीत के लिए, डायलॉग टेबल पर आने के लिए। तो ये जो है पूरे का पूरा सिनेरियो अमेरिका दिखाना चाहता है दुनिया को। तो ये जो है चीज़ है। लेकिन अब ईरान इसका मौका नहीं देना चाहता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है पूरे की पूरी सूरत-ए-हाल जो है खराब हुई है। जी, मुमताज़ भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक और खबर आई, यादवेंद्र साहब ने एक तजिया के रूप में लिखा है कि ईरान सच्चाई पर खड़ा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सब परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो ईरान जीत चुका है, ट्रंप को मानना ही पड़ेगा जब दुनिया मान रही है, आज नहीं कल मानेगा। यहाँ पे यहाँ पे स्मोट्रिच का बयान आया है। मेरा मानना है कि इजराइल को इस जंग में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि यूएस ईरान आपस में लड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब आप ये देखिए, ये बयान जो है वो किस तरह का है। यहाँ पे गाजा में सुबह से लेकर अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, उन्हें ले जाया गया है। तो ये गाजा के हालात हैं। रोज वक्त आप दुआ भी कराइए, लेकिन आप देखिए कि कैसे घटिया लोग हैं दुनिया में, इबरतनाक। हाँ, ये दज्जाली लोग हैं। जी डॉक्टर मुमताज, ये बेतहाशा, ये समझिए कि शैतानी खसलत के लोग हैं, और मतलब इनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है, कोई इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अभी मतलब ये हुआ है कि आपको तो पता ही होगा कि जो इराक के वजीर आजम है अल-जैदी साहब, वो गए थे इराक़ी साहब से मिलने, अपने वहाँ ईरान उनकी मुलाकात हुई है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भी उनकी मुलाकात है, जो बात हुई है, लेकिन कहीं न कहीं वो ट्रंप का पैगाम भी लेके गए हैं अराग़ची साहब के पास कि डील की बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि पहले तो अमेरिका डील की बात के लिए कतर को और पाकिस्तान को आगे करता था, बात अभी भी कर रहा है, लेकिन उसकी एक आदत ये भी है कि उनको भरोसा वो नहीं करता। वो इस तरह के अपने जो उसके एलाइज हैं उनको चेंज करता रहता है। लिहाजा जो ये समझिए कि जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो उनका ख्याल ये है कि अल-जैदी के ज़रिए ईरान के पास ये पैगाम पहुँचाया अमेरिका ने कि कुछ थोड़ा बहुत एक यानी एक ब्रेक होना चाहिए इसके अंदर, और ब्रीदर होना चाहिए जो वॉर चल रही है। लेकिन ये तमाम जंगबंदी, ब्रीदर, ब्रेक, ये सारी चीज़ें सब बकवास हैं। जब अमेरिका के पास या इसराइल के पास थोड़ा-सा अपने मुस्तहकम करने के लिए वक़्त चाहिए होता है, तो कहते हैं जी हम तो डील करना चाह रहे हैं, पीस डील करना चाह रहे हैं। उस वक़्त वो अपने हथियार वग़ैरह जमा करते हैं, तेल डालते हैं अपने हथियारों में, सब कुछ वो करके अपना मिसाइल जमा करते हैं, फिर वो अपने आराम से डील के नाम में कभी भी किसी भी वक़्त ईरान को धोखा देके ये अटैक कर देते हैं। ये 6-7 मर्तबा हो चुका है, ठीक है। बहरसूरत ईरान अब किसी भी इस किस्म की डील करने वाला नहीं है। ईरान ने अपनी शराइत बता दी हैं, उसको अगर वो मानते हैं तो ठीक है, और अगर उनको तबाह बर्बाद होना है तो वो इन बातों को नहीं माने। और ये बात सही है कि ये यूएसए के तमाम जो वहाँ के बाशिंदे हैं, उन्होंने ट्रंप को इस बात के लिए अंडरपिन किया है कि तुम अपने लिए जंग नहीं लड़ रहे हो, अमेरिका के लिए ये जंग नहीं लड़ रहे हो,
अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है, तुम ये इसराइल के लिए लड़ रहे हो, तुम बावले हो, तुम दीवाने हो। ये बाकायदा अंग्रेजी में ये एक पूरा ये समझिए कि कैंपेन चल रहा है ट्रम्प के खिलाफ। अब ट्रम्प वही पतली गली से निकलने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि जैसे टैक्टिकल एटॉमिक बॉम्ब की बात आई, बहुत सख्त हमलों की बात आई, यानी कुछ ये दिखाने के लिए कि हमारी विक्ट्री हो गई है। तो ये कोई भी बहुत खतरनाक काम कर सकते हैं और ईरान उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ईरान ने एक नया सिलसिला, एक नई दुनिया जो है वो बनाई है इसी दुनिया के अंदर। ये वॉर खत्म होती है चाहे अभी या 10 साल बाद खत्म होती है, ये ईरान की एक नई दुनिया बन चुकी है। और लोग इस बात को जान गए हैं कि हमेशा जो हिटलरवादी होता है, जो जुल्म के ऊपर आमादा होता है, जो अपने आगे किसी को नहीं देखता है, बेतहाशा उसके अंदर हेकड़ी होती है, उसके अंदर अकड़ होती है, उसको एक ना एक दिन झुकना पड़ता है। ठीक है, अब मैं छोटी सी बात कह के बात को खत्म करूंगा कि हमने अपने अजीज दोस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से ये कहा था जब ये झगड़ा शुरू हुआ था इनके बीच, ये जो स्टूडेंट्स के बीच में, हमने कहा था कि इनको धर्मेंद्र प्रधान साहब को कुछ वक्त के लिए उनके मंत्रालय बदल दीजिए या कुछ भी भेज दीजिए, यहाँ किसी और को ले आइए। मगर यह है कि बात नहीं सुनी गई। ये बात अगर पहले हो जाती, धर्मेंद्र प्रधान साहब या तो खुद ही रिजाइन कर देते, मुझे तो लगता नहीं वो खुद रिजाइन करते। आज भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनके ऊपर जो है कहा होगा कि चलो जल्दी से ड्राफ्ट करो लेटर, ये भाषा लिख के दो, तभी वो वहां से सीट से हटे। तो इस किस्म के मंत्रियों से बचना चाहिए। और अमेरिका भी उसी तरह का एक मंत्री आप समझ लीजिए, लेकिन एक ना एक दिन उसको भी, अमेरिका को भी इस बात को मानना होगा कि जो जुल्म वो करता चला आ रहा है पिछले 48 साल से गाजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, अरब ममालिक के ऊपर, पूरी दुनिया में 1945 से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं उसको अब रुकना होगा। ठीक है, और इसके लिए मेरे ख्याल से अब ईरान तैयार है। और पाकिस्तान के बहुत बड़े एक एक्सपर्ट कमेंटेटर हुआ करते थे, हालात हाजरा पे वो जो है कमेंट्री करते थे, और उनकी बातों में बड़ी सखावत, बड़ी सच्चाई हुआ करती थी। डॉक्टर इसरार ने ये बात बहुत पहले कह दी थी, तकरीबन 15-20 साल पहले, कि अगर अमेरिका का खात्मा होगा ईरान के जरिए होगा। मुझे पता नहीं, उनका अपना असेसमेंट है, मैं ना उसको ओके कर रहा हूँ ना उसके खिलाफ जा रहा हूँ। बासूरत जितना अमेरिका उलझा रहेगा ईरान से, उतना ही उसका नुकसान होगा। और हम तो यही दुआ करते हैं डॉक्टर मुमताज के जो शदीद जंग की बात हो रही है, जो टैक्टिकल एटॉमिक बॉम्ब के हमले की बात हो रही है खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर, अल्लाह ईरान को इन शैतानी मंसूबों से महफूज रखे, और ईरान के जितने भी लोग हैं उनको भी इनकी शरारतों से, इनकी खिबासतों से, इसराइल और अमेरिका की या इनके हामियों की खिबासत से, और जो गद्दार लोग उसके आसपास हैं उनसे भी महफूज रखे। यही मेरी दुआ है डॉक्टर मुमताज। आपकी यही दुआ है कि अमन हो, सब कुछ बढ़िया। और अब देखिए कैसे पोल खुलती है फिरोज साहब। एक और अभी जयदीप साहब दिए उसको कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर फैलाई थी कि कुवैत ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल था, उसे कुवैती राजदूत ने पूरी तरह से नकार दिया है। साहब हम नहीं शामिल हो, मिलते झूठ बोल रहे हो। इसी तरीके से यूएई के बारे में कहा था, उसने मना किया। सऊदी के बारे में कहा था, उसने मना किया। यूएई के बारे में तो कहा तक जब जंग हो रही थी तो नेतन्याहू तक गए थे वहां पे यूएई में। इस तरह के झूठ, तो मुझे ओमान के ताल्लुक से भी कहा गया था, जिसको डिनाई किया था ओमान ने। हाँ वही चीज है, मतलब इस तरह की चीजें तो बहरहाल
दुनिया देख रही। स्मॉट्रिच कह रहा है दुनिया भर में चल रही जंग हमारे लिए फायदेमंद है। अब ये पता नहीं झूठ है सच है, कैसे ऐसी भी बचकानी बात कर सकते हैं। देखिए देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको डॉक्टर मुमताज, दो जो अमेरिकन मिनिस्टर हैं स्मॉट्रिच और बेन गिबिर, इनकी एंट्री यूरोप के तकरीबन तकरीबन सभी ममालिक में बंद है, क्योंकि जिस तरीके का इनका टोन और टेन्योर रहा है, जिस तरीके से लाखों लोगों को इन्होंने मारा है, इन्होंने इतने 25-30 हजार जो बच्चे थे वहाँ के गाजा के, उनको मार दिया। लेकिन गुड न्यूज इस के माशाल्लाह से अब तक गाजा के अंदर जो नौमौलूद बच्चे हैं माशाल्लाह से 89,000 हैव बीन रिबॉर्न, मतलब और आ गए हैं दुनिया में। आप कितना दबाओगे, कितना मारोगे? जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल। तो बहरहाल हम सब की दुआ है कि हालात अच्छे हों और फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज बख्श साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब चले थे, उनका भी शुक्रिया। तमाम हजरात का शुक्रिया जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, जय